कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग सोशियोलॉजी के बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। और आज की क्लास जो है ये आपके यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम बोलिए या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बोलिए, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम बोलिए, एमए लेवल का एग्ज़ाम बोलिए या फिर आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम बोलिए, तो इस सभी एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये सोशियोलॉजी के बेसिक टर्म्स हैं जिसमें आज की क्लास में हम लोग 5 टर्म्स को देखेंगे। और इसको देखने के बाद आप देखिएगा कि हर एक टर्म से कितने सारे जो थिंकर्स हैं, कितने सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी को दी है। तो हम लोग बार बार इन टर्म्स को देखते हैं लेकिन उनको डिफाइन में हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो आज मेरी कोशिश है कि आपको ये बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊं। ये हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी का क्लास 3rd है और इसी प्रकार से मैं आपके पास जो बेसिक टर्म्स है उसको भी लेकर आती रहूँगी। साथ ही साथ हम लोग का पीजीटी का सोशियोलॉजी का सिलेबस भी टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है और नेट के सिलेबस को भी मैं यूनिट वाइज कवर करने का कोशिश कर रही हूँ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे भी कवर करने का पूरा कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरा जो मोटो है वो यही है कि मैं आप लोगों तक ऐसे कंटेंट को पहुँचा सकूँ जो ऐसे विद्यार्थियों तक पहुँच सके जो पेड क्लास नहीं ले पाते हों। क्योंकि सबके लिए जरूरी ही नहीं है कि वो पेड क्लास ज्वाइन करके ही अपने पढ़ाई को पूरी करे। और मेरी इच्छा है कि मैं सोसाइटी से जब मुझे कुछ मिला हो तो मैं भी वो सोसाइटी को कुछ दूं। और मेरी ये हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों तक इसी प्रकार से अपने कंटेंट को, अपने क्लास को पहुंचाते रहूं। बस आप सभी से इसी प्रकार से सपोर्ट की इच्छा करती हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से 1K फैमिली को कवर किया है और इसी प्रकार से हम लोगों का प्यार बना रहे, हम लोग इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहे, नई नई चीज़ों को सीखते रहे और ताकि और भविष्य में और हम लोग इसको और बेहतर ढंग से कर सके। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टर्म है वो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म जिसे कि प्रकार्यवाद बोला जाता है, इसकी क्या परिभाषा है इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रकार्यवाद का अर्थ है कि सामाजिक प्रणालियाँ मानव शरीर की जैविक प्रणालियों के समान हैं। इन प्रणालियों में सामाजिक प्रक्रियाएं तथा संस्थाएं वही काम करती हैं तथा सामाजिक प्रणालियों को जीवित रखने के उद्देश्य को लेकर उसी प्रकार से चलती है जिस प्रकार से मानव शरीर में ये प्रक्रिया चलती है। देखिए, प्रकार्यवाद का क्या अर्थ बोला गया है, तो इसको सामाजिक जितनी भी प्रणालियाँ है उसको किसके साथ जोड़ा गया है, तो मनुष्य के शरीर के साथ। हम देखिए, हमारा जो मनुष्य का शरीर है, उसके शरीर में हर एक का अलग अंग है, हर अंग का अपना एक अलग कार्य है। हम लोग आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं। तो अगर हमारे शरीर में कोई एक भी अंग खराब हो जाए तो क्या होगा, हमारे की शरीर की जो संरचना है वो बिगड़ जाएगी। उसी प्रकार से हमारे समाज में भी बहुत सारी सामाजिक प्रक्रियाएं चलती हैं, संस्थाएं हैं, समितियां हैं, सबका अपना अलग अलग कार्य है और सबके अपने अलग अलग महत्व है। तो और वो सभी एक दूसरे को क्या करते, पूरक का काम करते, सभी एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई भी अगर थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है तो फिर जो सामाजिक प्रक्रिया है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो चीज़ भी महत्वपूर्ण है, जो वस्तुएं भी महत्वपूर्ण, वो प्रकार्यवाद के अंतर्गत आएंगी। हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है मार्क्सिज्म, जिसे कि मार्क्सवाद बोला जाता है। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी से प्रभावित है। मार्क्सवाद मानव सभ्यता और समाज को हमेशा से 2 वर्गों में बांटा है। पहला तो हो गया शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग में विभाजित किया गया। माना जाता है कि जो साधन संपन्न वर्ग के लोग होते हैं वे हमेशा से अपने संसाधनों पर अधिकार रखने की कोशिश करते हैं और बुजुर्गों विचारधारा को वो फॉलो करते हैं और उसी के आड़ में जो अपने से कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनके ऊपर शासन करते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो अपने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था आज से लगभग 200 वर्ष पहले दिया था। उसी समय उन्होंने बता दिया था कि ये जो समाज है, आप समाज के किसी भी समय को ले लीजिए, किसी भी काल को ले लीजिए, तो हर समय में, हर काल में जो हमेशा से 2 वर्गों में संघर्ष विद्यमान रहता है। पहला तो हो गया शोषक वर्ग और दूसरा हो गया शोषित वर्ग। जो शोषक वर्ग के लोग होते हैं उसे बुजुर्गा वर्ग बोला जाता है, उसमें पूंजीपति वर्ग के लोग आते हैं। वो जो सर्वहारा वर्ग के लोग होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, शासन करते हैं, उनको अपने अधीन दबाने का काम करता है। उसे ही मार्क्सिज्म थ्योरी बोला जा रहा है।
थर्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है नारीवाद, जिसे कि फेमिनिज्म बोला जाता है। नारीवाद जो है ये राजनीतिक आंदोलनों, विचारधारा और सामाजिक आंदोलनों की एक श्रेणी है जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और लैंगिक समानता को परिभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करते हैं। इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना शामिल होता है। नारीवाद विचारधारा के अंतर्गत बहुत सारे राजनीतिक आंदोलन हुए, उन आंदोलन से बहुत सारी विचारधाराएं उत्पन्न हुई, सामाजिक आंदोलन हुए। तो एक भावना मन में पैदा हुई कि जो समाज में महिलाएं हैं उनको भी लैंगिक समानता मिल सके, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो, उनको व्यक्तिगत रूप से समाज में उनका स्थान महत्व हो। इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, संविधान में भी इसके लिए प्रावधान किया गया, रोजगार में भी प्रावधान किया गया। तो मेनली इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं के लिए पुरुषों के समान जो शैक्षणिक समान अवसर प्राप्त हो, आर्थिक क्षेत्र में वे समान अवसर प्राप्त हो, उसे फेमिनिज्म बोला जाता है। इससे भी बहुत सारे थिंकर्स के आपको थॉट्स देखने को मिलेंगे। और पहले के अगर आप बात की जाए तो 1-2 समाजों में भी आपको मातृसत्तात्मक परिवार देखने को भी मिल सकते हैं। हमारा फोर्थ थ्योरी है सोशल एक्शन थ्योरी, यानी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। समाजशास्त्र की वह विज्ञान जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण कराने का प्रयत्न करता है ताकि इसके घटनाक्रम या गतिविधियां एवं परिणामों की कार्य कारण की व्याख्या तक पहुंचा जा सके। इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के विषय को सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण आधार बताया। तो जब मैक्स वेबर जी जो थे वे क्या हुआ कि अपने घर परिवार में जब रहते थे तो उनको परिवार के बातों को सुनकर उनको ठीक नहीं लगता था, या फिर उनको काम करने के बोला जाता तो वे काम नहीं करते थे, बेकार बैठे ही रहते थे। और तो वे क्या हुआ, एक तंग आकर अपने घर से जब निकल गए तो निकल के जो वो देखते हैं कि सोसाइटी में जितने लोग हैं वे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सब काम का कोई अपना अलग कोई ना कोई महत्वपूर्ण अर्थ होगा। तो वो जो सामाजिक क्रियाएं चल रही हैं किस कारण से चल रही है, जरूर उसका कोई घटनाक्रम इसके अंतर्गत छिपा होगा और हर घटनाक्रम का अपना कोई परिणाम होगा। तो इसके लिए जो उन्होंने थ्योरी बताई कि जो सामाजिक क्रिया है, चाहे कुछ भी क्रियाएं हो रही हो, सबका अपना महत्व है, तो उसको ही सोशल एक्शन थ्योरी बोला जाता है। आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसे उत्तर आधुनिकतावाद का सिद्धांत बोला जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में, जब 20वीं शताब्दी क्रॉस हो गया तो उसके बाद दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र और आलोचना के क्षेत्रों में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने अपने से पहले प्रचलित आधुनिकतावाद को चुनौती दी और सांस्कृतिक वातावरण बदल डाला। जब आधुनिकता आया था, आधुनिकता के प्रभाव के फलस्वरूप समाज के अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन हुए। पहले जैसे संयुक्त परिवार था, वो आधुनिकता के प्रभाव में आने का कारण एकाकी परिवार में बदल गया। जो मनुष्य की संस्कृति थी, उसकी कला थी, उसके धर्म थे, उसके अंदर चेंजेस आए। तो ये इस थ्योरी में देखा गया है कि पोस्ट मॉडर्निज्म यानी आधुनिकता के बाद का समय कैसा था। आधुनिकता के पहले के समय तो हम लोग जान रहे हैं कि उतना डेवलप नहीं था, लेकिन आधुनिकता आने के बाद का समय क्या था, इसको जब गहन अध्ययन किया जाता है तो वो पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको आज के 5 कॉन्सेप्ट्स अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।